जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एनटीए के द्वारा जो परीक्षा भी प्रायोजित होने वाली है, यूजीसी नेट जेआरएफ निकालना चाहते हैं शोधार्थियों के लिए भी, तो उन सब के लिए ये टॉपिक शायद काम आ जाए। बड़ा कॉमन सा टॉपिक है। अगर स्कूल के भी बच्चे मुझे देख रहे हैं तो उन्हें भी ये बहुत काम आएगा। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, प्रगतिशील लेखक, प्रगतिशील विचारधारा के प्रवर्तक, समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किधर है। मैं कथा सम्राट प्रेमचंद की बात कर रही हूँ। एक ऐसी शख्सियत जिसके बिना एक युग परिवर्तित जो हिंदी साहित्य का रूपांतरण हुआ, जिस तिलस्म की कथा से हटकर यथार्थवादी जीवन में जो संघर्षों के फूल की उपज हुई, उस नवयुगीन क्रांतिकारी और नवजागृति के प्रवर्तक प्रेमचंद का अगर नाम नहीं लिया जाए तो हिंदी साहित्य बहुत अधूरा सा लगता है। और जहाँ तक मुझे याद है कि प्रेमचंद की 56 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, और वो 56 वर्ष तो पता नहीं कितने 56,000 वर्षों तक, जब तक हिंदी साहित्य है इस धरा पर, तब तक प्रेमचंद का नाम अमर रहेगा। क्योंकि आयु भले कम हो, पर उन्होंने कम आयु में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं हिंदी साहित्य जगत के लिए, समाज के लिए, लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए, जो एक दिशा दी समाज को, वो एकदम अवर्णनीय है, अभूतपूर्व योगदान है उनका। उस चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता है। और इसके लिए प्रेमचंद को तो मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। किसी भी इंसान की आयु वो 100 वर्ष जीता हो या 40 वर्ष जीता हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अपने जीवन की अवधि में कितने महत्वपूर्ण और समाज उद्धार के लिए जो जिसने काम किया, लोग उसको याद रखते हैं। कोई 100 साल जीकर व्यर्थ में अपने घर और परिवार के लोगों तक ही सीमित रह के कोई 100 साल गुजार दे तो उसका जीवन तो व्यर्थ है। वो तो अपने लिए जिया, लेकिन जिन्होंने समाज के लिए जिया, समाज को आईना दिखाने का काम किया, तो उसकी कीमत तो आंकी ही नहीं जा सकती। वो अनमोल अद्वितीय है। और ऐसे ही अद्वितीय प्रतिभा के धनी हमारे प्रेमचंद हैं, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लम्ही गांव में वाराणसी में हुआ। धन्य है वो गांव जहां, और धन्य है वो जगह जहां प्रेमचंद ने जन्म लिया। और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हो गई। अब इंट्रोडक्टरी में देखते हैं कि प्रेमचंद का बचपन का नाम जो है वो धनपत राय था। उर्दू में जब इन्होंने लिखा तो इनको नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था। और ये लोकप्रिय कहानीकार, उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार, एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन कला का पारखी, एक संवेदनशील व्यक्ति जो भावात्मक और संज्ञात्मक चीज़ों से जो अन्वेषण कर सकता था, अन्वेषणात्मक चीज़ों को जो सोचकर, दूरदर्शिता अपनाकर जो लिखता था, जिसकी कलम से चिंगारी निकलती थी। समाज में एक जो हो रहा था, जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति थी, उसको तोड़ने की परंपरा को पहली बार अगर किसी ने कायम किया तो वो प्रेमचंद थे। और इनकी ज़िंदगी तो संघर्षों में ही बीती,
किसी भी महापुरुष की जीवनी आप उठाकर देख लीजिए, आपको संघर्ष ही मिलेगा। भले कोई चांदी के चम्मच मुंह में लेके पैदा हो जाए और जिसने संघर्षों के फूल नहीं उगाए, तो फिर वो महापुरुष नहीं बन पाता है। ऐसा नहीं है, प्रभु श्री राम भी चांदी का चम्मच लेके ही पैदा हुए, पर उन्होंने भी संघर्षों के फूल ही उगाए। 14 वर्ष वनवास में रहे, कांटों की सैया पे सोए। बहुत ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में, साहित्य में। और जब साहित्य की बात करते हैं तो संस्कृति और संस्कृत की बात नहीं हो, वैदिक प्राकृत अपभ्रंश जो हमारी भाषाएं हैं उसकी बात नहीं हो, तो फिर हिंदी साहित्य की चर्चा व्यर्थ है। तो आइए प्रेमचंद की तरफ बढ़ते हैं। प्रेमचंद जो थे, उनके पिता का नाम अजायब राय था। पेशे से वो डाक मुंशी का काम करते थे, और उनकी माँ आनंदी देवी। तो ये प्रेमचंद की बहुत दुर्भाग्य अवस्था थी कि 7 साल की आयु में उन्होंने माँ को खो दिया। उनकी माँ स्वर्ग सिधार गई। तो माँ का वात्सल्य जो होता है उसको अधूरा ही प्रेमचंद ने महसूस किया। पर जो महसूस किया, जो कमी महसूस की माँ के नहीं होने की, वो उनके हृदय में एक अमिट छाप छोड़ गई। वो अन्य लोगों की माँ को जब देखते थे तो उससे वो कल्पना करते थे, उनकी कल्पनाशीलता को बल मिला कि माँ क्या होती है, माँ का आंचल, माँ की लोरी, माँ के हाथ का खाना क्या होता है। ये सब से वो महरूम रह गए। 7 साल तक ही उन्होंने जो अनुभव किया होगा, और ये काफ़ी छोटी आयु है एक माँ को, एक स्त्री को समझने के लिए। किसी स्त्री को समझना हो अगर, तो सबसे पहले अपनी माँ को देखो, ये कहा जाता था, बड़े बुजुर्ग कहते थे, और ये हकीकत है। और कालावधि का खेल देखिए कि 14 साल की आयु होते होते जो है उनके पिता भी गुजर गए, और इस अवधि में जो उनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई प्रेमचंद की, वो जो है वो 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किए। 1898 मैट्रिक की परीक्षा स्थानीय स्कूल से ही उन्होंने पास किया, और उसी स्कूल में, क्योंकि समय की मांग ऐसी हो गई, उनके सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई कि प्रेमचंद ने उतनी कम आयु में उन्होंने उसी स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा की, और उसी में उन्होंने शिक्षण का कार्य भी आरंभ कर दिया। उनमें योग्यता थी, वो मेहनत करते थे। और 1910 ईस्वी में अंग्रेजी, फारसी और उर्दू, हिंदी, दर्शन, पारसी, ये सब विषयों से उन्होंने इंटर पास किया। ये टाइम था 1910 ईस्वी में। और इतिहास विषयों में भी उनकी रुचि थी, और शिक्षा विभाग में वो इंस्पेक्टर के पद पर इतिहास विभाग में भी उन्होंने काम किया। लेकिन 7 साल की आयु में जिस माँ का आंचल उजड़ गया हो, जिसकी छाँव उजड़ गई हो, तो वो बच्चा कैसा होगा। थोड़ा सा तो वो एक समाज की जो एक धारा है उसमें एक वात्सल्य प्रेम की जो अनुभूति होती है, उससे तो वो कट ही जाता है ना, थोड़ा सा रुक्ष हो जाता है उसका स्वभाव। और प्रेमचंद फिर 15 साल की आयु में जब उनके पिता भी गुजर गए, तो उसके बाद उनकी शादी हुई, और जो शादी हुई तो वो शादी उनकी असफल रही। और यहीं से शुरू होता है प्रेमचंद के जीवन का वो अध्याय जहाँ से उन्होंने परिवर्तन का दामन थामा, जहाँ से उन्होंने अपने सोचने समझने की शक्ति को दृढ़ किया। संकल्पित होकर उन्होंने नए जागरण की ओर अपनी सोच का द्वार खोला, खिड़कियाँ खोली, मन के दरवाजे जो बंद थे, रूढ़ियों से जो परंपराएं चलती आ रही थी, उन सबको उन्होंने तोड़ा। उन्होंने उस शादी को जो सफल नहीं हुई उसको वो स्वीकृत नहीं कर पाए मन से, और प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप जो है वो धीरे धीरे जब समाज में सती प्रथा, विधवा विवाह, ये सब चीज़ को लेके धीरे धीरे जागृति आ रही थी समाज में, तो प्रेमचंद को लगा कि एक विधवा स्त्री जो बालपन में ब्याह दी जाती है, जो शादी का मतलब नहीं समझती है कि विवाह क्या होता है,
वो अगर विधवा हो जाती है तो वो सारी उम्र उस मरे हुए व्यक्ति के नाम से गुजार देती है। और ये कितना कष्टकारक है, इस चीज़ को उन्होंने अनुभव किया और उन्होंने ये फैसला किया कि मैं एक विधवा स्त्री से ही विवाह करूँगा। और उन्होंने विवाह किया जिस स्त्री से, वो विधवा थी और उनका नाम शिवरानी देवी था। और 1906 ईस्वी का ये टाइम था और ये प्रगतिशील परंपरा का पहला ये माइलस्टोन उन्होंने पार किया प्रेमचंद ने, कि विधवा से शादी की। आप सोच सकते हैं कि उस समय समाज में क्या स्थिति होगी। एक रूढ़ियों के बीच जो एक परंपरा चली आ रही थी कि विधवा विवाह, बाल विवाह, ये सब कुरीतियाँ थी समाज में, उन सब को उन्होंने तोड़ा प्रेमचंद ने। कितना उनका मजाक उड़ा होगा, लोगों ने कितनी बातें की होंगी, पर उन सब बातों को धता बताकर उन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि जिनके हौसलों के तरकस में तीर होते हैं वो रुका नहीं करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो छोड़ते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, उस निशाने की तरफ वो आगे बढ़ते जाते हैं और बुलंदी उनकी आसमान छूती है। तो प्रेमचंद आगे बढ़ते चले गए, लोगों की बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनका जो लक्ष्य था कि समाज में जितनी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, वो अपनी कलम की ताकत और लोगों को जगाना सबसे बड़ा युद्ध होता है। युद्ध लड़ना, किसी को व्यक्ति को आप अपने शारीरिक बल से अगर हरा देते हैं तो वो मात्र होता है कि आप उसके शरीर पे विजय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन किसी के मन को बदल देना, किसी के मन को उस बुराई से मोड़ देना, हरा देना और हृदय परिवर्तन कर देना, वही असल युद्ध होता है। वैचारिक युद्ध की लड़ाई जो प्रेमचंद ने उठाई, उसके सामने बड़े बड़े सूरमा परास्त हो जाते हैं। ये होती है कलम की ताकत, जो तलवार से कहीं अधिक जो है धारदार है। और इस चीज़ का बीड़ा प्रेमचंद ने उठा लिया था, उन्होंने मन में ये ठान लिया था। प्रेमचंद के बारे में हम सिर्फ अगर हम बोल दें कि सिर्फ कथा सम्राट हैं, मान लिए सम्राट हैं, पर जिन परिस्थितियों से वे गुजरे, तो उस चीज़ को उन्होंने जो कलमबद्ध किया, उस सोचने की दिशा की तरफ एक राइटर सोच सकता है कि उस समय उनकी मानसिक परिस्थिति क्या होगी, कितना उतना जूझना पड़ा होगा उनको। आज मैं कोई लिखती हूँ किसी राजनीतिक विषय के बारे में या किसी नेता के बारे में, समाज में जो अभी भी जो भ्रष्टाचार है उस सब के बारे में लिखने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। और लोगों के विरोधाभास इतने अधिक होते हैं कि 100 बार जब लोग नहीं समझते हैं कि सही और गलत क्या है, तो 100 बार मरना भी पड़ता है और उसके बाद खुद को जिंदा करना पड़ता है, फिर से एक फूल की तरह खिलाना पड़ता है, खुद के ही सोच से खुद को ही पोषित करना पड़ता है। और ये एक लेखक ही कर सकता है, और ये प्रेमचंद इसको करने में सफल हुए। और अब आगे देखते हैं कि इनका तो विवाह संपन्न हो गया। ये अपना जीवन शैली जो है बिना किसी बाधा के, रुकावट के, बिना किसी लोगों के बात में आए, तनाव रहित होके ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। और इसके बाद उनके परिवार में 3 बच्चे आए, काफ़ी प्रतिभाशाली बच्चे आए। उनके 2 पुत्र और 1 बेटी थी। पहले पुत्र का नाम अमृत राय था, दूसरी बेटी कमला देवी, और तीसरी बीच वाली जो बेटी ही हुई थी उसका नाम कमला था, और छोटे का श्रीपत राय। और उनकी रचना जो है 1910 ईस्वी में ही देखिए, 1910 ईस्वी में 1919 में उन्होंने BA पास किया। ये तो मैंने पिछले ही बताया, 1919 में BA पास किया। उसके बाद उन्होंने शिक्षा इतिहास विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर वे कार्यरत थे। और 1910 ईस्वी में जिस टाइम उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, उस वक्त उन्होंने एक सोजे वतन करके एक रचना अपनी रची। और वो सोजे वतन का मतलब होता है राष्ट्र का विलाप। और जब
उन्होंने ये रचना लिखा तो समाज में हलचल मच गई। तुरंत हमीरपुर के जो कलेक्टर थे उनको जवाब तलब किया गया, उनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपने ऐसी रचना क्यों लिखी, ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आपने लिखने की हिम्मत कैसे की। समाज में जो विद्वेष फैल रहा था, जो अंग्रेजी सरकार जो अत्याचार कर रही थी मजलूमों पर, गरीबों पर, उन सब के बारे में उन्होंने लिखा, राष्ट्र का विलाप, सोजे वतन। और उसको धमकी देते हुए जी कलेक्टर ने कहा कि अगर आगे से आपने ऐसी कोई रचना लिखी तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और इस घटना के बाद प्रेमचंद का कारवां रुका नहीं, उन्हें और आत्मविश्वास से वो भर गए, सकारात्मक ऊर्जा से भर गए। उनके हौसले जितने कम करने की कोशिश की थी उस कलेक्टर ने, उनकी हौसले बुलंदी की तो बात ही अलग है। इस पर उन्होंने उर्दू में कुछ शायरी भी लिखी है जो फिर कभी मैं बाद में बताऊंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस घटना के बाद उनके एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था दया नारायण निगम। दया नारायण निगम जो थे वो संपादक थे और वे अच्छे मित्र भी थे प्रेमचंद के। उन्होंने प्रेमचंद से कहा कि मित्र अपना नाम बदल लो, शायद नाम बदलने के बाद तुम पे ऐसी आफत ना आए। तो धनपत राय ने अपना नाम जो नेक्स्ट जो उनकी रचना आई उसमें उनका नाम प्रेमचंद रखा गया। और उस रचना का नाम पता है क्या था? उस रचना का नाम था 1918 ईस्वी में वो सेवा सदन। उनका प्रथम उपन्यास, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास जब सेवा सदन आई तो सेवा सदन में उन्होंने उर्दू में भी उन्होंने लिखा, जिसको बाजारे हुस्न का नाम उर्दू में दिया गया। उसका रूपांतरण हिंदी भाषा में किया प्रेमचंद ने सेवा सदन करके, वो आई और वो एक बेहतरीन उपन्यास है। उसमें वैवाहिक समस्याओं के बारे में प्रेमचंद ने जिक्र किया। ये युवाओं के बीच और जो अर्धवयस्क लोगों के बीच ये काफ़ी चर्चित रहा और बहुत ही वाहवाही लूटी इस उपन्यास ने। और 1922 ईस्वी में, मतलब इसके बाद देखिए एक के बाद एक पिटारा खुल रहा है। प्रेमचंद के कलम की ताकत का हुनर देखिए, एक हुनरमंद मतलब शतरंज का खिलाड़ी एक उनकी कहानी थी, पर मैं उनको कलम की खिलाड़ी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। 1922 ईस्वी में प्रेमाश्रय आई और प्रेमाश्रय जब उन्होंने लिखा तो समाज में उन्होंने इसमें दलितों के बारे में काफ़ी वर्णन किया, जो किसान वर्ग थे उसके बारे में लिखा। और ये प्रेमाश्रय समाज में मतलब एक क्रांति की लहर दौड़ाई। और जिस परिस्थिति में उन्होंने इसका जीवंत सजीव चित्रण किया वो काफ़ी अवर्णनीय है। उसको शायद प्रेमाश्रय में एक भारतीय किसान कैसे जीता है, आज मुझे वही परिस्थिति लग रही है कि उस कहानी का जो नायक है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि राहुल गांधी के तरह किसानों के लिए जो लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, जो किसान आज बॉर्डर पे बहुत सारा मतलब आंदोलन हो रहा है किसान का। तो ये प्रेमाश्रय अगर कोई पढ़ ले तो लगता है कि शायद इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, पर आज प्रेमचंद के जैसा कोई राइटर नहीं है, अफसोस। खैर आगे बढ़ते हैं। 1925 में रंगभूमि आई और यह उर्दू भाषा में चौगाने हस्ती के नाम से पढ़ी गई। इसको ये प्रकाशित हुई चौगाने हस्ती। और ये रंगभूमि भी जो है हिंदी साहित्य का युग परिवर्तन लाने वाला उपन्यास था, जिसमें उन्होंने पहली बार एक अंधे व्यक्ति को नायक बनाया, एक सूरदास को नायक बनाया। और ये रंगभूमि जो है ये भी, इसमें भी दलितों और गरीब लाचारों के बारे में उन्होंने लिखा। 1926 में फिर उन्होंने काया कल्प ले आया। बताइए उनकी स्पीड क्या थी लिखने की, और इतने कम समय में अलग अलग पात्रों के द्वारा, अलग अलग घटनाओं के द्वारा, और कथानक जो वो पटकथा लिखते थे उनके मतलब जो दिमागी एक
कुशाग्रता जो थी उनके अंदर, वो तो जैसे छन छन के आ रही थी। अब कायाकल्प में उन्होंने जो धार्मिक कुप्रवृत्तियों, समाज में जो रूढ़िवादिता, जो बाबा का चल रहा था अंधविश्वास, जिसमें डराया जाता है भगवान के नाम पे, कहीं अल्लाह के नाम पे, तो कहीं ये पीर मजार बाबा, फकीर, सूफी, संत, मतलब जो सच भी हैं उसके आड़ में जो ये धंधेबाज, जो पाखंडी हैं बाबा, उन सब की कुप्रवृत्तियों को प्रेमचंद ने कायाकल्प में उजागर किया। अब इसके बारे में जान गए। अब 1927 ईस्वी में, 1926 से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईयर 1927 में निर्मला आई। अब इस निर्मला ने तो और कमाल धमाल मचाया। घर घर में ये निर्मला पहुंचने लगी। इसमें बेमेल विवाह, समाज में एक अंतर्जातीय विवाह, इन सब के बारे में निर्मला उसी का द्योतक है। निर्मला में भी सामाजिक परिवर्तन की कहानी है और निर्मला इतनी लोकप्रिय हुई कि मध्यम वर्गीय परिवार का ये सदस्य का हिस्सा हो गई है निर्मला। और फिर गबन आई, गोदान आई। तो इन सब के बारे में तो सबको मालूम है कि गबन में दिखाया गया है कि एक जब इंसान काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालसा, इन सब चीज़ के पीछे पड़ता है तो इंसान की स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है। वो खुद से ही अपने किस्मत की लकीरों को मिटा देता है, अपनी परिस्थितियों को नर्क की ओर ले जाता है। ये लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, गबन जो है, अगर जिसके पास संतोष नहीं है तो वो इंसान कभी मुस्कुरा नहीं सकता है, उसे और की चाहत होती है। वो 99 का सुना है ना आपने किस्सा? 99, 100 में 1 रुपया अगर कम है तो उस 99 के चक्रव्यूह में जब इंसान पड़ता है तो इस चीज़ को गबन में सबसे पहले प्रेमचंद ने तभी जिक्र कर दिया था। और वो लालसा क्या थी? इंसान को कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी सुंदरता जो है उसको गहने आभूषण से ही होते हैं। अगर मैं बहुत सारे ज्वेलरी लाद लूँ तो मुझे आप समझेंगे कि ओह कितनी अमीर है ये, और नहीं डालूं तो आप मुझे क्या फकीर समझोगे? मैं तो जो मैं हूँ, जो आप मुझे देख रहे हैं, मुझे जैसे जान रहे हैं, मेरे गुणों को जान रहे हैं, उससे लोगों को, गुणों से लोगों को प्यार होता है। उसके आभूषण लेके क्या करेंगे? आभूषण तो सिर्फ दिखावे मात्र का है, वो दूसरे का है, वो मुझे तो नहीं दे देगा। बाजार में एक से एक आभूषण की दुकानें दिखती हैं और वो सजी रहती हैं, दुकान पे सजी रहती हैं, पर उससे मुझे क्या? इंसान जिस दिन ये समझने लगेगा कि उसके ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं तो उस हिसाब से अगर वो संतोष से रहने लगे तो फिर दुख ही नहीं। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि सभी दुखों का जो मूल है वो इच्छाएं हैं, इंसान की अनंत लालसाएं हैं। इसी लालसा के चक्रव्यूह में पढ़कर इंसान गबन करता है। और इस कहानी में जो कहानी का नायक है रमानाथ और नायिका है जालपा, उसका चर्चा जो है पात्र के रूप में प्रेमचंद ने गबन के पात्र को बनाया है। और वो आप समझ सकते हैं, गबन अगर पढ़िए तो लगेगा कि कितनी हकीकत है। आज तो वही स्थिति है भ्रष्टाचार में, परिवार में, समाज में लोग लालची प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। दूसरे का हक मारने में जरा भी एक रुआं भी नहीं कांपता है कि दूसरे का हकमारी कर रहे हैं। तो ये तो हमारे आसपास ऐसा हो ही रहा है। तो 1933 में चले कर्मभूमि आई और वर्तमान समाज में हरिजनों की स्थिति के बारे में पहली बार जो अधिकारियों द्वारा, शासक वर्गों के द्वारा जिनको सताया जाता था, कर्मभूमि में उसी का वर्णन है। और प्रेमचंद ने इतनी खूबसूरती से इतने दर्दनाक मंजर पेश किए हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, खूबसूरती से दर्दनाक मंजर को दिखाया है कर्मभूमि में। दर्द भी खूबसूरत हो सकता है। इंसान जब दर्द में रहता है ना तो वो ज़्यादा मुस्कुराता है, और वो वही इंसान मुस्कुराता है जिसके सोचने समझने की गहराई सामने वाले से अधिक है, जिसके पास अनंत ज्ञान का सागर है। रहीम ने पहले ही दोहे में बोल के गए, वो रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठी लई है सब कोई, बाँटी न लई है कोई।
तो अगर अपने दुख को हम, अपनी व्याधि को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मुझे जो है कंसोल कर सकता है, पर मेरे दुख को, दर्द को दूर नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो मजाक ही उड़ाएगा कि देखो इसने क्या कर्म किया जो आज ये फल भोग रहा है। अब कर्मों का खेला तो 84 योनियों में चलता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे इस जन्म में जो हमने कर्म किए, अच्छे भी किए, तो तब भी अगर बुरे फल मिल रहे हैं तो ये हमारे इसी जन्म के कर्मों का फल नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भी हमें भोगना पड़ता है अनेकानेक जन्मों तक, लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं हैं और लोग मजाक उड़ाते हैं। तो कर्म भूमि में हरिजनों पर जो अधिकारियों द्वारा जो शोषित वर्गों पर जो जिन्होंने भी अत्याचार किया उसका वर्णन उन्होंने बड़ी खूबसूरती से किया है। और डॉक्टर नगेंद्र ने इस उपन्यास को ग्रामीण संस्कृति का महाकाव्य कहा है। और डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये कहा जाना कि ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहना, मजदूर और किसान वर्ग के बारे में इतनी गहराई से चिंतन करके लिखना और वास्तविकता को उजागर कर देना, ये बहुत हिम्मत की बात थी। उस समय ये हिम्मत प्रेमचंद ने जुटाई। और गोदान भी इसी तरह की रचना थी। गोदान के बारे में भी अगर कलम का चितेरा उन्हें बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। गोदान का पात्र मुझे याद है कि धनिया है, उसमें मालती है, मेहता है, होरी है और गोबर है। और जहाँ तक एक युग परिवर्तन जो समाज में नया कुछ सोचने समझने का जिस चीज़ को रखा, वो प्रोफेसर मेहता थे जिन्होंने रखा। जो कहानी के उनके पात्र हैं, प्रोफेसर मेहता ने अंतर्जातीय विवाह के बारे में सोचा, जो कहा मालती है उसके बारे में सोचा। उन्होंने बात की कि स्वजातीय ही नहीं विजातीय विवाह भी हो सकता है और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दहेज प्रथा इससे कम होगी। इस तरह के उपन्यास से प्रेमचंद का जो है नाम काफ़ी बढ़ गया, कलम का चितेरा कहा गया। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तो उन्हें कबीर के बाद का सबसे बड़ा व्यंग्यकार बोल दिया। ये याद रखिएगा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ऐसा कहा था कि ये कबीर के बाद सबसे बड़े व्यंग्यकार हैं। और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि कृषक जीवन और ग्रामीण संस्कृति के को इस उपन्यास को जो गोदान है उसको महाकाव्य बताया। 1930 ईस्वी में जो है पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन कार्य उन्होंने शुरू किया और बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का वे संपादन का काम करते थे, उसमें लिखते थे। उसमें सबसे पहला है हंस है, नवजागरण है, मानस, मर्यादा है, मर्यादा 1909 ईस्वी में आई, माधुरी है। तो ये सब पत्र पत्रिकाओं में वे संपादन का भी काम करते थे। और बंगाल में एक नामी उपन्यासकार थे, काफ़ी बेहतरीन, प्रेमचंद के समकालीन, प्रेमचंद से भी मतलब तुलना में नहीं कर रही हूँ, पर शरतचंद्र भी उसी कैटेगरी में बंगाली भाषा में तब लिखा करते थे। और उन्होंने ही ये टाइटल दिया प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट का, कथा सम्राट का। शरतचंद्र ने ही ये पहली बार कहा था। और जब एक युग डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने युग प्रवर्तक का नाम दिया प्रेमचंद को। और मदन गोपाल ने कलम का जादूगर कहा। उन्होंने फिर एक कहानी लिखी थी कलम का मजदूर, और उसका सारा श्रेय जो है कलम का मजदूर नाम वो प्रेमचंद को उन्होंने दिया। 1948 में उनकी और भी एक उनकी ये टाइमिंग था करीब 1930 ईस्वी में, जब वो हंस पत्रिका में संपादन का कार्य कर रहे थे। काफ़ी वो थक गए थे लिखते लिखते, एक इंसान की उम्र भी हो गई थी और उनको बीमारी ने भी ग्रस्त कर लिया था। प्रेमचंद काफ़ी कमज़ोर और बीमार रहने लगे थे। और इसी बीच उन्होंने एक और उपन्यास की नींव डाली जिसका नाम था मंगलसूत्र। उन्होंने लिखना शुरू किया था कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी प्रेमचंद की,
तो वो इस उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि इस अवधि में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो मंगलसूत्र तो उन्होंने पूरा मतलब अफसोस कि पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उनके जो प्रतिभाशाली पुत्र थे अमृत राय 1948 ईस्वी में इस उपन्यास को पूरा किया, प्रेमचंद के सपने को पूरा किया। और ये जो मंगलसूत्र है ये ज़रूर पढ़िए क्योंकि आजकल मंगलसूत्र पर बड़ी बातें हो रही हैं। जिन्होंने मंगलसूत्र का मान नहीं रखा वो माननीय मंगलसूत्र पर व्याख्या कर रहे हैं। मंगलसूत्र जिन्होंने छीना वे दूसरों से डरा रहे हैं कि दूसरे मंगलसूत्र छीनकर भाग जाएंगे। तो इस मंगलसूत्र ये जो अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने 1948 ईस्वी में प्रकाशित किया। उसमें पूरे मंगलसूत्र की कहानी है। और रूठी रानी एक और कहानी है, उपन्यास है प्रेमचंद की, 1907 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। रूठी रानी है, किराना है 1946 में उन्होंने, मतलब ये भी प्रेम है, दो सखियों का मिलन है। ये सब जो है किताबें प्रेमचंद की आई थी। और देखिए प्रेमचंद के बारे में ये सबसे विचारणीय तथ्य है कि प्रेमचंद ने जितने भी कहानियों की रचना की वे आम आदमी के दिलों को छूते थे। लगता था कि उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। और ये कहानी थी कफन, शतरंज का खिलाड़ी, ईदगाह और क्या बोलते हैं, शतरंज का खिलाड़ी तो मैंने कहा ही, ईदगाह भी कह दिया, कफन, पूस की रात, से ढेरों कहानियां हैं। और उनका बाल साहित्य भी भरा पड़ा है। और जहाँ तक मुझे याद है कि इन्होंने 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानी, 3 नाटक, 10 अनुवाद और बाल पुस्तक तो हजारों की संख्या में प्रेमचंद ने लिखा। बहुत सारा पत्र पत्रिका में संपादकीय है, उनकी संस्मरण है, छायाचित्र है। कितने ही विधाओं में वे प्रवीण थे। वो साहित्य जगत को उन्होंने अपनी ये प्रवीणता दिखाई। और इनकी स्मृति में डाक विभाग ने, जब ये इनकी मृत्यु हो गई तो 1938 ईस्वी में, तो डाक विभाग ने 1980 ईस्वी में, मतलब उनके मरने के बाद इतने सालों बाद 1980 ईस्वी में उनके नाम से उनको श्रद्धांजलि सुमन समर्पित करने के लिए उनकी जयंती पर 30 पैसे का डाक टिकट जारी किया 1980 ईस्वी में। याद रखिएगा, प्रेमचंद साहित्य संस्थान जो है उसमें प्रेमचंद की और एक भित्ति चित्र है, उनका संग्रहालय है जिसमें उनकी पुरानी चीज़ें अभी भी रखी हुई है। और विदेशी भाषाओं में जैसे चीनी है, रूसी है, प्रेमचंद की कहानियाँ विदेशी भाषाओं में भी बहुत लोकप्रिय हुई, वो प्रचलित हुई, वो अनुवादित होके विदेशों में गई और काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। और प्रेमचंद जो है हिंदी साहित्य सिनेमा जगत में सबसे ज़्यादा अगर कोई फिल्में बनी है तो वो प्रेमचंद के उपन्यासों पर और कहानी पे आधारित बनी है। तो सबसे पहली जो फिल्म है 1977 ईस्वी में आई वो शतरंज के खिलाड़ी पर बनी। और फिर सदगति आई 1981 ईस्वी में। प्रेमचंद के निधन के ठीक 2 साल बाद साउथ के एक नामी गिरामी जो है डायरेक्टर थे सुब्रमण्यम, उन्होंने फिल्म 1938 में सेवा सदन जो उपन्यास थी, ठीक उनके निधन के 2 साल के बाद सेवा सदन पर भी उन्होंने उपन्यास बनाई और ये फिल्म भी काफ़ी चली। और इसमें मशहूर अदाकारा जो है साउथ की हीरोइन थी, सुब्बा लक्ष्मी जी ने प्ले किया था, मुख्य भूमिका में थी वो। 1977 में मृणाल सेन ने भी फिल्म बनाई। और कहानी जो कफन है उस पर आधारित जो है तेलुगु भाषा में फिल्म बनाई, उसका नाम है ओकातरी। और आप लोग को शायद आश्चर्य होगा कि तेलुगु फिल्म में इसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, ओकातरी को। ओकातरी मतलब कफन पे आधारित है पूरी कहानी। और 1963 में गोदान और 1966 में गबन उपन्यास पर फिल्में बनी। 1980 में जो है उनके उपन्यास पर बना टीवी धारावाहिक निर्मला को भला कौन भूल सकता है। घर घर में वो निर्मला जिंदा थी, लोगों के दिलों में जी रही थी। और ये जो सीरियल है 1980 में आई और ये सबके दिलों में घर बना के चली गई।
निर्मला। हमें स्त्री को जानने का मौका मिला प्रेमचंद के नज़रिए से कि स्त्री भी कितनी प्रतिभाओं की धनी होती है, उनमें कितने गुण कितने अवगुण, सब कुछ के बारे में इस आपको कहानी में मिल जाएगा। और प्रेमचंद के बारे में आज मैं इतना ही बताऊंगी। और मुझे उम्मीद है कि अगर प्रेमचंद से संबंधित कोई MCQ आए तो आप फटाफट आंसर कर सकते हैं। जहाँ तक संभव था इतने कम समय में मैंने प्रेमचंद के बारे में जानकारियाँ दी, और कुछ रह गया हो तो आप इधर उधर से अध्ययन कर सकते हैं। मुझे जितना पता था मैंने बताया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।